मेरे दोस्तों, इजराइल के हाइफा शहर में एक बड़ा धमाका हुआ है। सबसे पहले आपको ये क्लियर कर दूं कि इजराइल ने इसकी डिटेल नहीं दी है। न किसी ने ये क्लेम किया है कि ये हमने हमला किया था या हमारा ड्रोन हमला था, हमारा मिसाइल हमला था। हाइफा में इजराइल के एक ऑयल रिफाइनरी है, उसके अंदर अचानक से बड़ा धमाका हुआ। जो एक पटाखे की आवाज़ से यहूदी हिल जाते हैं, तो ऐसे धमाके के बाद क्या हाल हुआ होगा ये सोचना अलग बात है। लेकिन इस धमाके के बाद इजराइल ने ये कहा कि ये ऑयल रिफाइनरी की एक मशीन टूट जाने से धमाका हुआ। अब इसकी सच्चाई क्या है वो अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन आपके दिल के सुकून के लिए उस धमाके का वीडियो मंजर मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए। मेरे दोस्तों, धमाका काफ़ी बड़ा था। नुकसान की अभी जानकारी भी नहीं है और न ये जानकारी है कि इसमें कितने लोग मारे गए हैं, कोई मारा गया है कि नहीं। लेकिन दोस्तों, सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की बात चल रही है, जैसे कि ये किसी का ड्रोन था, यमन भी हमला कर रहा है, लेबनान भी कर रहा है, ड्रोन भेज रहे हैं, हो सकता है किसी का ड्रोन पहुँच गया हो, लेकिन ये साबित नहीं है किसी भी प्रूफ से। बहरहाल अब ये वक्त गुजरने के बाद साबित होगा कि असलियत क्या है। बात इजराइल के अंदर की हुई है, तो इजराइल के अंदर एक और धमाका हुआ है। वो धमाका है नेतन्याहू के खिलाफ। अब आधे से ज़्यादा इजराइल के यहूदी जो लोग हैं, नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतरकर ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं और नेतन्याहू की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। בטח לא חודש, ובטח שלא 100 ימים. אוהדי שלי, אני קוראת בשמך לקבינט המלחמה. אל תפקירו אותי, אסור לכם לעשות בשום דבר אחר מלבד החזרתו של אוהד ושאר החטופים. אוהדי שלי, אני מבטיחה לך שתחזור. האהבה שלנו הכי חזקה בעולם. היא תנצח גם את החמאס. אין אופציה אחרת. עכשיו. वहीं गाजा के अंदर सैकड़ों सैनिक पिछले 48 घंटों में बुरी तरह से घायल हुए हैं और हाल में ही कुछ घंटे पहले इजराइल का ये एक सैनिक और मारा गया है। हमास ने जानकारी दी है कि सन 2014 से 4 यहूदी कैदी एक फिलिस्तीनी ग्रुप के पास थे। उन फिलिस्तीनी ग्रुप से अब हमारा कांटेक्ट ख़त्म हो गया है, वो कांटेक्ट से बाहर हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि इजराइल के हमलों में वो मारे गए हैं। उसी रिपोर्ट के अंदर ये भी बात आई है कि हमास ने कहा है कि और भी अलग अलग जो ग्रुप थे जिनके पास इजरायली यहूदी जो कैदी थे, जिनको 7 अक्टूबर को किडनैप किया गया था, बहुत सारे ग्रुप से हमारा ताल्लुक कनेक्शन टूट गया है। हो सकता है इजराइल के हमलों में वो भी मारे गए हों। उधर इजिप्ट ने कह दिया है कि अपने बॉर्डर को अपनी साइड से जो गाजा का बॉर्डर टच हो रहा है उसको हम ही कंट्रोल करेंगे, यानी इजराइल को कंट्रोल देने से इजिप्ट ने इनकार कर दिया है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री लैपिड ने कहा है कि नेतन्याहू वो सब कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसके ज़रिए अपने कैदियों को वापस लाया जा सकता है, लिहाजा वो सब कुछ नहीं कर रहे हैं। नेतन्याहू के खिलाफ पहले से ही हवा इजराइल में है। अब पूर्व प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद नेतन्याहू के ऊपर और भी खतरे की तलवार लटक जाएगी। उधर इजराइल के खिलाफ ज़बरदस्त प्रदर्शन फिलिस्तीन के समर्थन में अमेरिका के वाशिंगटन में हो रहा है। I'm a mother of 2 young girls, and we're here because of the injustice of the genocide in Gaza. We can't see any more children, innocent people being slaughtered the way they're being slaughtered today and for the past 100, almost 100 days. This has to stop. It has to end. Kids cannot be killed in this way.
It's a violation of all human rights, and we're here to stand with Gaza, with Palestinians, with humanity. पोप फ्रांसिस ने कहा किसी भी तरह की जंग एक वॉर क्राइम है, कत्लेआम है। किसी भी मुद्दे को सुलझाने के लिए जंग सही रास्ता नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट में साउथ अफ्रीका के जो वकील हैं इजराइल के खिलाफ ज़बरदस्त केस लड़ रहे हैं। ऐसे में साउथ अफ्रीका में ही एक इजरायली पत्रकार ने सवाल किया उन वकीलों से मीडिया ट्रायल में कि ये बताइए आप लोग हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मान रहे, क्यों? इस पर वकील ने बड़े समझदारी से जलील किया, कहा कि कुछ ही देश हैं जिन्होंने हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया हुआ है। ऐसे सैकड़ों देश हैं जिन्होंने हमास को टेररिस्ट घोषित नहीं किया है, और हमारे देश में तो हमास एक्टिव भी नहीं है। हम फिलिस्तीन के सपोर्टर हैं और हमारे देश में हमास है नहीं, और कतर और दूसरे देशों में हमास एक्टिव है, हमारे देश में एक्टिव नहीं है और हम फिलिस्तीन के साथ हैं। सुनिए। Hamas is a terrorist organization. South Africa, like many other countries in the south, has not declared Hamas as a terrorist organization. That does not mean we condone what Hamas has done. The fact that other jurisdictions have declared them a terrorist organization does not mean that we should do the same. You see that Hamas is active in places like Qatar and Turkey formally. In South Africa, they are not active. They don't have any bases there, which has been claimed as well. We engage with all Palestinian stakeholders. We have the colleagues here from the Palestinian state. We've got Mr. Ammar Hijazi, who's the Vice Minister for Foreign Affairs in Palestine, and I don't know if you'd like to comment on that as well, but from our perspective, I've just given you that perspective. Yeah? मेरे दोस्तों, इजराइल की सरकार के स्पोक पर्सन से सवाल किया गया कि ये बताइए कि गाजा के अंदर पत्रकार भी मैक्सिमम मारे जा रहे हैं। तो इस पर इजराइल के स्पोक पर्सन ने कहा कि वो जो पत्रकार हैं वो सब के सब पत्रकार नहीं हैं, वो सब के सब आतंकवादी संगठन हमास से जुड़े हुए हैं, और वो एक वॉर जोन है, वहाँ तो कुछ भी हो सकता है। सुनिए। Individuals was a member of Hamas's Gaza City Brigade, in fact a deputy squad commander. The other one was an Islamic Jihad operative who worked for its electronic engineering corps. Now we've not only said that, we've also released intelligence. But there's great skepticism about those sorts of documents. People say that they're made up, fabricated, and they don't believe them. In Gaza, not all people who present themselves as being journalists are indeed journalists. Many of them are Hamas and Islamic Jihad members. Now, of course, we are targeting Hamas and Islamic Jihad. We're going after the terrorists who perpetrated the October 7th massacre. So were they planning targeted? another That's one. the point. We are targeting Hamas and Islamic Jihad members. And in this case, we had two individuals our intelligence know are operatives of Hamas and Islamic Jihad operating a drone in a war zone in a way that endangered our soldiers. So I mean, it's clear that you are not really. उधर मेरे दोस्तों, फिलिस्तीनियों को वेस्ट बैंक से 5,800 फिलिस्तीनियों को इजराइल 7 अक्टूबर से अब तक गिरफ्तार कर चुका है, और एवरेज के मुताबिक रोज़ 10 से 15 फिलिस्तीनियों को इसी तरह से फिलिस्तीन के अलग अलग इलाकों से इजराइल गिरफ्तार कर रहा है। वहीं मेरे दोस्तों, इमैनुअल मैक्रोन फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने मांग की है कि यहूदी कैदियों को रिहा करवाने के लिए हमास और इजराइल के बीच दोबारा बातचीत शुरू करवानी चाहिए। Cela fait 100 jours aujourd'hui, 100 jours. Ethan, Erez, Sahar et Mia sont revenus parmi nous, mais nous pleurons la mort d'Elia, tué par ses ravisseurs à Gaza. La nation française est déterminée à ce qu'Ohad et Ofer retrouvent leurs enfants libérés, à ce qu'Orion soit libéré, à ce que tous les otages des attaques terroristes du 7 octobre dernier soient libérés. La France n'abandonne pas ses enfants. C'est pourquoi il faut reprendre encore et encore les négociations pour leur libération. Ne rien céder, ne jamais abandonner, parce que nous n'acceptons et n'accepterons aucun sacrifice. Alors, nous allons tout faire, et vous pouvez compter sur moi, pour les ramener. उधर मेरे दोस्तों, जिस हमास के लीडर को लेबनान के अंदर इजराइल ने मिसाइल दागकर कत्ल किया, उनकी 2 बहनों को फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके से इजराइल की मिलिट्री ने गिरफ्तार कर लिया है। मेरे दोस्तों,
नेतन्याहू का बेटा याइर नेतन्याहू, वो भाई साहब विदेश में खूब मज़े लेता है, दूसरी जगह रहकर अलग अलग देशों में घूमता है, याशी करता है। भाई साहब एक देश के प्रधानमंत्री का बेटा होना आप समझ सकते हैं। आप ये सोच के देखिए, हमारे गली का चौधरी होता है या गांव का पूर्व प्रधान होता है तो वो भी भाई साहब चौड़े होकर घूमता है, बहुत चौड़े होकर। उससे बड़ा बदमाश कोई नहीं, उससे बड़ा मतलब अभी भी प्रधान समझता है अपने आप को। उसका बाप प्रधानी से हट जाता है लेकिन उसके बच्चे अपने आप को भविष्य में हमेशा के लिए मतलब तुर्रमखा समझते हैं। तो सोचिए किसी देश का अगर प्रधानमंत्री उसका बेटा क्या ही समझेगा अपने आप को। लेकिन इजराइल में उसके खिलाफ आवाज़ उठी जब ये शुरुआती जंग छिड़ी कि नेतन्याहू यहाँ जंग करवा रहा है और उसका बेटा अय्याशी कर रहा है। बहरहाल सवाल उठने पर नेतन्याहू का बेटा याइर नेतन्याहू आया था और एमरजेंसी कॉल सिस्टम पर बैठा था। जैसे कि एमरजेंसी कॉल आती है पुलिस के पास, तो वो पूरा सिस्टम वो संभाल रहा था। लेकिन जैसे ही मामला शांत हुआ, याइर नेतन्याहू से दुनिया की नज़र हटी, वापस उसने सामान पैक किया और विदेश अय्याशी करने के लिए वापस चला गया है। एक बार फिर से याइर नेतन्याहू को लेकर नेतन्याहू से सवाल खड़े होने लगे हैं। यूएन के ऑफिशियल ने जर्मनी के मुंह पर थूकते हुए कहा है कि जर्मनी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इजराइल का साथ देने का फैसला कर चुका है, जबकि जर्मनी को गाज़ा में हुए कत्लेआम के खिलाफ बोलना चाहिए और गाज़ा के हक की बात करनी चाहिए। इजराइल ने ऑफिशियली माना है कि उसने 9000 हमास के लोगों का कत्ल किया है। मेरे दोस्तों, पिछले 12 घंटों में वेस्ट बैंक फिलिस्तीन के इलाके में इजराइल की फोर्स ने 12 फिलिस्तीनियों को गोली मारकर कत्ल कर दिया है। जर्मनी ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन जब रेड सी में अपना युद्ध अभ्यास करेगा तो हम उसका हिस्सा बनेंगे। यूके की हालत पतली है। यूके अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लाल सागर में तैनात नहीं कर रहा है क्योंकि बर्तानिया के पास नेवी के अफसरों की कमी है। उधर ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर ने साउथ अफ्रीका पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि साउथ अफ्रीका ने जो इल्ज़ाम लगाकर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इजराइल के खिलाफ केस दर्ज किया है, मुझे लगता है वो सरासर गलत है। इजराइल ने कोई वॉर क्राइम नहीं किया है और न जेनोसाइड किया है। साउथ अफ्रीका गलत रास्ते पर है। सुनिए। This week you suggested to the parliamentary committee that Israel might be guilty of war crimes. I didn't say that. Well, okay. Let me ask you this way then: Do you agree with the South Africans that Israel has a case to answer before the International Court of Justice? No, I absolutely don't. I think the South African action is wrong. I think it's unhelpful. I think it shouldn't be happening. Now, of course, I'm not a lawyer, but they are talking here about genocide. They're taking this case on the basis of genocide, and to prove that, you've got to prove that there was intent. Now, I take the view that Israel is acting in self-defense after the appalling attack on the 7th of October. But even if you take a different view to my view, to look at Israel, a democracy, a country with the rule of law, a country with armed forces that are committed to obeying the rule of law, to say that they have, that country, that leadership, that armed forces, that they have the intent to commit genocide, I think that is nonsense. I think that's wrong. But you can't know that. You can only judge on the basis of what they've done. Yeah, you can judge though on the basis of what they have done. मेरे दोस्तों, फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। इससे पहले भी रिपोर्ट्स अपलोड हो चुकी हैं, उन रिपोर्ट्स को भी जाकर जरूर देखिएगा। उसके बाद इस रिपोर्ट के बाद कुछ घंटे के बाद, 1 से 1.5 घंटे के बाद आपके सामने नई और ताज़ा और बड़ी जानकारियों के साथ फिर से लौटूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।